हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 25 नवंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों, आप किसी भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूपीपीसीएल जेईई के पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और हर तरीके के लेवल के प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो अब तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को किस में टर्म किया जाता है, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो एज यू नो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इसमें जो इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन की जो यूनिट होती है वो होती है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और इल्यूमिनेशन को हम ई से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और इल्यूमिनेशन की जो यूनिट होती है उसको हम लक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर है तो ये 1 लक्स के बराबर होगा। ठीक है, अगर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर है तो ये 1 लक्स के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से हम कौन सी कंट्रोल डिवाइस का यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए अगर जो कॉन्टैक्ट वोल्टेज है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर जाता है। जो इंटरप्टिंग डेंजर कॉन्टैक्ट वोल्टेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ये इंक्रीज किस कंडीशन में कर सकता है? ड्यू टू द ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट के दौरान, या इनसफिशियंट इंसुलेशन, इंसुलेशन फेलियर, और मिस आउटेज, मिसयूज एंड आउटेज। तो इन सभी जो फेनोमेना है, इन सब के कारण जो कॉन्टैक्ट वोल्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, रैपिडली इंटरप्टिंग कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो इन सब के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें बचा जा सके? तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ELCB। ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, याद रखिएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे पूछा गया है पिच फैक्टर हमें बताना है, जिसमें 36 स्टेटर स्लॉट हैं, 4 पोल हैं, और कॉइल स्पैन कितना है? 1 से लेके 8 तक है। ठीक है, कॉइल स्पैन कितना है? 1 से लेके 8 तक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो एक्चुअल जो डिग्री है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो एक्चुअल स्पैन है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। जो रिलेटिव स्पैन है 8 से लेके 1 तक, तो ओवरऑल कितना? 7 स्पैन मिलेगा हमें। और यहाँ पर क्या आएगा? स्लॉट पर पोल। तो स्लॉट कितने हैं? 36 हैं, और पोल कितने हैं? 4 हैं। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 180 डिग्री से, क्योंकि हमें एक्चुअल स्पैन चाहिए है। तो हम इसको जब ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल कॉइल स्पैन है जो डिग्री में आना है वो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री आ जाएगा। 4 नियम 36 और 7 ऊपर हैं, 2 बार ये कटेगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, और 7 का जब मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल डिग्री में जो कॉइल स्पैन है वो कितना आ गया है? वो 140 डिग्री आ गया है। ये 140 किसकी वैल्यू है? कॉइल स्पैन की वैल्यू है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमारे पास कॉइल स्पैन आ चुका है। अब हमें सिंपली करना क्या है, जो हमें पता है कि जो 180 में से अगर हम कॉइल स्पैन को घटा देते हैं, कितना? 40 डिग्री को घटा देते हैं, तो जो एक्चुअल जो वैल्यू है अल्फ़ा की हमें वो मिल जाती है। ठीक है, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे? अल्फ़ा चोर्डिंग एंगल या कोर्डिंग एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना आ गया हमारे पास? अल्फ़ा आ गया 40 डिग्री। अब डायरेक्टली हम पिच फैक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें अल्फ़ा कितना मिल गया? 40 डिग्री मिल गया है। तो हमें पता है कि जो कॉस अल्फ़ा बाई 2 है, पिच फैक्टर इक्वल टू कॉस अल्फ़ा बाई 2 होता है, ये सबको पता होगा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 40 निकाली थी। तो कॉस 40 बाई 2 करेंगे, दैट मीन्स कॉस 20 डिग्री। तो इसका जो पिच फैक्टर का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? कॉस 20 डिग्री। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्टरनेटर कूलिंग के केस में एक लार्ज क्वांटिटी की एयर पास करी जाती है सब स्लॉट से। ठीक है, जो कि नीचे होते हैं मेन स्लॉट के। तो इस तरीके की कूलिंग को हम क्या कहते हैं? तो एक्सियल वेंटिलेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है, स्टेटर और जो रोटर होता है उसमें छोटे छोटे से होल कर दिए जाते हैं और उनमें से एयर पास कराई जाती है लार्ज क्वांटिटी की। ठीक है, और जो रेडियल वेंटिलेशन है इसमें बेसिकली होता क्या है,
कुछ रेडियस टाइप में जो है, जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से एयर पास कराई जाती है लेकिन वो एयर जो है फैल जाती है चारों साइड, तो ये होता है रेडियल वेंटिलेशन। ठीक है, तो दोनों में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। एक्सियल वेंटिलेशन में होता क्या है, जो पर्टिकुलरली होल होते हैं उन्हीं में से केवल जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर है उसको पास किया जाता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट से एयर निकलती है और ये चारों तरफ को मूव करती है। ये रेडियल हो गया, ये रेडियल वेंटिलेशन हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन है, इसको एक रिजर्वायर से सप्लाई किया जाता है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है 6 मिलियन मीटर क्यूब। ठीक है, और इसका हेड कितना है 170 मीटर। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी डेवलप होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी एच। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें गिवन है 6 मिलियन पर मीटर क्यूब, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू हो जाएगी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रो है, रो का मतलब है वाटर डेंसिटी, और वाटर डेंसिटी बाय डिफ़ॉल्ट हम कितनी लेते हैं 1000 लेके चलते हैं। कितनी लेते हैं 1000, ये वैल्यू टिपिकल वैल्यू है। और जी क्या है यहाँ पे, जी है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू 9.8 जैसे कि आप सबको पता होगा। ठीक है, और हाइट हमें कितनी गिवन है 170 गिवन है। तो बस इन सभी डेटा को हम जब सॉल्व कर लेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनली कितनी आ जाएगी 10⁻12 जूल। मैंने आपको तरीका बता दिया, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आ गया 10⁻12 जूल। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमसे पूछा गया है डैम्पिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, तो उसकी रिस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताया गया है इट शुड अपोज द एक्टिवेटिंग टॉर्क। तो देखो एक्टिवेटिंग टॉर्क को ये अपोज बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ करता क्या है, इसका बेसिकली एक ही काम होता है। जैसे कि ये पॉइंटर है, इस साइड से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, इस साइड से कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया, दोनों टॉर्कों ने अपना काम किया। जैसे ही अपन किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं करंट या वोल्टेज को, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सबसे पहले लगता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बाद कंट्रोलिंग टॉर्क आता है पॉइंटर को पोजीशन पे लाने के लिए। लेकिन दोनों ही टॉर्क जब उसका जो पेन होता है या फिर जो पॉइंटर होता है उस पर जब दोनों टॉर्क लगते हैं तो पॉइंटर बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगता है। तो उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम डैम्पिंग सिस्टम का, डैम्पिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट में। तो फाइनली इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसको अपोज करना चाहिए एक्टिवेटिंग टॉर्क। भाई जब ये एक्टिवेटिंग टॉर्क का अपोज करेगा तो भाई इंस्ट्रूमेंट वर्क ही कैसे कर पाएगा, क्योंकि जो एक्टिवेटिंग टॉर्क होता है वो इनिशियली मिलता है हमें। लेकिन यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, मैनुअली इसका काम होता है इन दोनों टॉर्कों को कंपनसेट करना, यानी कि एक ऐसी वैल्यू पे लाना कि इन दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना 0 हो जाए और हमारा पॉइंटर जो है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और बाकी के जो बी सी डी ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं डैम्पिंग सिस्टम की रिस्पेक्ट में। ठीक है, और क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी डिवाइस या फिर सिस्टम है जो कि कैपेबल होता है, जो ऑपरेट हो सकता है हाई टेम्परेचर पर और पुअर पावर की कंडीशन में, डस्टी यानी कि धूल वाले एरिया में, डर्टी और कोरोसिव एटमॉस्फेयर यहाँ जहाँ पर जो है संक्षारण वाला जो वातावरण है उन सभी वातावरण में जो स्टैंड कर सके। ठीक है, और जो शॉक और वाइब्रेशन को भी झेल सके। तो हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है या ऐसी डिवाइस के बारे में बताना है जिसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर को बियर कर सके और पुअर पावर की कंडीशन में भी वो काम कर सके, डस्टी, डर्टी और कोरोसिव एटमॉस्फेयर में विथस्टैंड कर सके और शॉक और वाइब्रेशन को भी विथस्टैंड कर सके। तो पीएलसी होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट। इसको जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमसे पूछा गया है
कि हमें कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जब हमें इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को प्लान करना होता है, ठीक है। तो हम फॉलो करते हैं IS इंडियन स्टैंडर्ड 375 1951 जो स्टैंडर्ड है, हम इसको फॉलो करते हैं जब हम किसी इंस्टॉलेशन को प्लान करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें बताना है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द क्लीट वायरिंग सिस्टम। जो क्लीट वायरिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि हम किसी भी दीवार पर एक वायर लगाते हैं। बेसिकली जो क्लीट वायरिंग सिस्टम होता है टेम्परेरी वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें हम ऐसी जो डक्ट हैं, जो पिन्स हैं, ऐसे लगा देते हैं जिससे कि वायर नीचे लटके ना और ना ही नीचे की तरफ आए। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीट वायरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। और इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, इट इज़ यूज्ड फॉर द परमानेंट वायरिंग। क्योंकि इसमें जो नॉट ट्रू पूछा गया यानी कि गलत बताना है, क्योंकि यहाँ पता है कि जो क्लीट वायरिंग सिस्टम है इसका यूज़ करते हैं हम टेम्परेरी वायरिंग के लिए, ठीक है। तो इसका जो मेन यूज़ है वो हम टेम्परेरी वायरिंग के लिए करते हैं। शादी फंक्शन वगैरह में नॉर्मली हम क्लीट कहीं भी ठोक देते हैं और वायरिंग को कहीं भी ले जा सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है हमें इनकरेक्ट बताना था, इट इज़ यूज्ड फॉर परमानेंट वायरिंग, इसके लिए ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो क्लीट वायरिंग सिस्टम की रिस्पेक्ट में सही पॉइंट है वो ये है, यह इनएक्सपेंसिव वायरिंग होती है, ठीक है, और इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें जो इंस्टॉलेशन होता है और डिसमेंटलिंग होता है वो ईजी और थिक होता है, ठीक है। बहुत ही ईजिली तरीके से मैनेज कर पाते हैं इंस्टॉलेशन को। और इंस्पेक्शन, अल्टरेशन एंड एडिशन कैन मेड ईजिली, और हमें कोई एडिशनल जैसे कि वायरिंग को हमें और आगे तक ले जाना है तो हम कोई भी चेंज कर सकते हैं इसमें फर्दर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताना है। याद रखिएगा जब बाइनरी नंबर की बात करते हैं तो हमें इसकी केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, हमें केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे। तो जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यानी कि इसका मतलब है हमें बहुत सारे 1 यानी कि इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू में से इस वाले नंबर को घटाना है। तो ये 5 जो डिजिट हैं, जो 5 बिट हैं, इनकी हाईएस्ट वैल्यू हमने ऊपर लिख ली है, इससे ज़्यादा इनको नहीं लिखा जा सकता। तो इनमें से हम ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। जब हम इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 1 0 0 1। तो फाइनली जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी रिले के अंदर 3 कॉन्टैक्ट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से पहला होता है कॉइल, दूसरा होता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, तीसरा होता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब इसका यूज़ किया जाता है, रिले को जब ऑपरेशन कंडीशन में लाया जाता है तो यह डिजायर होता है कि जब भी रिले जो है एक्टिव कंडीशन में आए तो जो लोड है वो सप्लाई से अवश्य ही कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज द लोड विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, अन्यथा जो लोड है सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरीके का, भाई इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पता नहीं इतना क्यों घुमाया गया। इसमें सीधा सा बात यह है, आपको ये बताना है कि जब रिले ऑपरेटिंग कंडीशन में है, एक्टिव कंडीशन में है, उस केस में जो ये तीनों टर्मिनल्स हैं इनकी कंडीशन क्या होगी, इनकी पोजीशन क्या होगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है बेसिकली, वो तो घुमाने का। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, मैंने 2 तरीके की रिले को यहाँ पे दिखाया है। जो पहली नंबर की रिले है वो अनएनराइज्ड है और दूसरे नंबर की रिले एक्टिवेट रिले है या एनराइज्ड रिले है। तो हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक्टिवेट रिले के केस में जो लोड है वो किन किन पॉइंट के बीच में, किन किन टर्मिनल के बीच में कनेक्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो दिखा रहा है ये कॉइल है, देखो यहाँ पे जो नोटेशन है सही दिया गया है, तो नोटेशन के लिए आप लेफ्ट वाला यूज़ कर लीजिएगा। तो इसमें से देख सकते हैं आप, ये कॉइल है, एन और एस दिखा रहा है। तो देखो कॉइल से तो कनेक्ट होना ही है, क्योंकि देखो कॉइल में ही करंट इन कर रही है और कॉइल से ही करंट आउट हो रही है, ठीक है। करंट का फ्लो कब होगा, जब रिले ऑपरेट होगी, ठीक है। अब ऊपर देखिए, जो ऊपर का 3rd नंबर का जो कॉन्टैक्ट, जैसे कि जिस आप देख रहे हैं ये वाला, इस वाले कॉन्टैक्ट का नाम क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से ये जो सप्लाई है वो नॉर्मली
ओपन कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। यहाँ पे जो नॉर्मली जो टर्मिनल होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे ये कॉइल है, कॉइल से कनेक्टेड है, और ये ऊपर वाला जो आर्मेचर है, आर्मेचर ये कहाँ कनेक्टेड हो गया, आर्मेचर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें कॉइल और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पर ही ध्यान देना है जब रिले एक्टिवेट हुई है उसके केस में। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो वेरीफाई हो चुका है। जो सप्लाई है यानी कि जो करंट है वो सी टर्मिनल पे है, यानी कि कॉइल के पास है, और जो लोड है, लोड टू द NO टर्मिनल, जो लोड है वो नॉर्मली ओपन टर्मिनल के पास कनेक्टेड है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है, मैंने वेरीफाई भी कर दिया है आपको इमेज दिखाकर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें गिवन है इफेक्टिव मास कितना है ट्रेन का, ME है, और जो एक्सीलरेशन है टन में है, याद रखिएगा। एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें जो है ट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। जो ट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकता। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है जो नॉर्मली जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर मास हम केजी में लेते हैं, जो एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लेकर चलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब चूंकि मास यहाँ पे टन में दिया है तो हमें पता है एक टन में 1000 kg होता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली जो मास है, मास को ऐसा ही यूनिट में ले जाएंगे। तो टन में है तो हम सीधे सीधे यहाँ पे 1000 kg लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है हमें उसको न्यूटन में लेके जाना है। तो यहाँ पे जो मास की यूनिट है वो केजी में होनी चाहिए और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास को हम नॉर्मली ME से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बात आती है एक्सीलरेशन की, तो A बना दिया हमने। ठीक है, एक्सीलरेशन का A हो गया। अब एक्सीलरेशन किस में है, किलोमीटर में है, लेकिन हमें एक्सीलरेशन चाहिए किस में, मीटर में चाहिए है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 1000 से स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, फिर से कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली किया क्या हमने, इसमें बेसिकली हमने किया क्या, जो F था, FA फोर्स ड्यू टू द एक्सीलरेशन, हमने किया क्या, हमने सिंपली दो ही चीज़ें, चलिए देखिए हमने किया क्या, जो फोर्स था उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को हमने केजी में लिखा तो 1000 kg में आ गया मास। ठीक है, और जो ME है इसको एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, वैसे इसका उतना ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि अब केजी में आ चुका है। ठीक है, ये केवल बस रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है। अल्फ़ा हम केजी में ले जाएँ, सॉरी मीटर में ले जाएंगे तो कितना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर तो एज इट इज़ है, तो हमें डिवाइड किसी से नहीं करना है, बस हमें चीज़ें मिल चुकी हैं। तो FA इक्वल टू कितना आएगा, FA आप यहाँ से देख सकते हैं, ME इंटू अल्फ़ा और 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, और न्यूटन हो जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं था इसमें, बस यूनिट का खेल था पूरा। यूनिट आपको ऐसा यूनिट में ले जानी है, बस सिंपली आप कर जाएंगे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें बताना है कि जो ट्रैक्शन के लिए हम बैटरीज यूज़ करते हैं उनकी कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो हम बैटरी यूज़ करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में, उनका जो आउटपुट वोल्टेज है हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, और वाइब्रेशन के प्रति रेजिस्टेंस उनका हाई होना चाहिए। यानी कि जो बैटरीज होती हैं उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाई मैकेनिकल वाइब्रेशन को वो बियर कर सकें। ठीक है, और इनकी लॉन्ग सर्विस लाइफ होनी चाहिए और हाई वैल्यू मैट्रिक होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमसे पूछा गया है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है इनका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल टू होता है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चूँकि हमें पता है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है TD, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD होता है, TD इक्वल टू कितना होता है, 1/2 I² DL अपॉन D थीटा। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। तो अगर हम इन सभी वैल्यू को कांस्टेंट लें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है करंट के स्क्वायर के। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव। क्वेश्चन नंबर 15 है द कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, जो कंडक्टर मटेरियल की कॉस्ट होती है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो पॉसिबल कंडीशंस है, हम केवल जो वॉल्यूम का कॉस्ट है कंडक्टर को रिड्यूस करने के लिए हमें जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे जो कंडक्टर का डायामीटर है वो डिक्रीज करेगा। जब डायामीटर डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। और जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने से बहुत सी चीज़ें डिक्रीज करती हैं। जब वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है तो करंट डिक्रीज करती है, सबसे पहली चीज़। जब वोल्टेज इंक्रीज करता है तो लॉस डिक्रीज करता है, ठीक है। इस तरीके से जब वोल्टेज इंक्रीज करता है तो जो कंडक्टर होती है, कंडक्टर की सेविंग होती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये तीनों फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव कर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमसे पूछा गया है कि हमें डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। जो 6 बिट बाइनरी नंबर हमको यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमें पता है कि जो पॉइंट बीच में गिवन है, जो रेडिक्स पॉइंट बीच में गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो रेडिक्स पॉइंट की लेफ्ट वाली वैल्यू है पहले हम उसको देखते हैं। तो लेफ्ट वाली वैल्यू है, सबसे पहली जो वैल्यू है तो वो होती है 1 × 2 टू दी पावर 0 प्लस 0 को हम छोड़ देंगे 1 × 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा सीधा, ठीक है। और जो रेडिक्स पॉइंट की राइट वाली वैल्यू है उसको हम सीधे माइनस की पावर में लिखेंगे 1 × 2 टू दी पावर -1 प्लस 1 × 2 टू दी पावर -3। तो जब हम इनकी वैल्यू को ओवरऑल सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से 1/2 आएगा, और यहाँ से 1/8 आएगा। तो जब हम इनको ओवरऑल सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, तो फाइनली हमारी वैल्यू ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 8 एलसीएम आएगा, यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप बना लेना, आप देख लेना। यहाँ से 32 आएगा, 32 आएगा यहाँ। तो जब ओवरऑल ऐसे करके हम करेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना 4 बचेगा, यहाँ पे 1 आएगा, 4 और 1 5, 8 5 13 और 32 को ऐड करेंगे। तो फाइनली जब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी मैच कर जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमसे पूछा गया है कि अर्थ रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन से मेथड या कौन से मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, जो स्टेटमेंट है फर्स्ट है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गर ग्राउंड रॉड का यूज़ करेंगे, केमिकली ट्रीटेड सॉइल का यूज़ करेंगे, और मल्टीपल ग्राउंड रॉड का यूज़ करेंगे। तो देखिए ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर बात अर्थ रेजिस्टेंस की प्रोटेक्शन की आती है, उसको अर्थ रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने की आती है, तो उस केस में हम करते क्या हैं, जब अर्थ का रेजिस्टेंस हमारे सब स्टेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो रॉड होती हैं उनको पहले से ही हम ऐसा इम्प्लांट करते हैं कि उनकी जो साइज़ है वो लॉन्गर रहे, और जिस जगह पर जो सोइल है उसमें मॉइस्चर की कमी होती है तो उस पर हम केमिकल इफेक्ट यूज़ करते हैं, केमिकली ट्रीटेड कर देते हैं सॉइल्स को, जिसमें जो उसकी वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाए और वाटर को ज़्यादा देर तक वो रिटेन करके रख सके, ठीक है। और हम मल्टीपल ग्राउंड रॉड का भी यूज़ करते हैं, ये तो बेसिकली सबको पता ही होगा। तो तीनों के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें बताना है जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन यूज़ होता है टर्म ट्रेन के लिए ट्रैक्शन सिस्टम में, तो वो किस फैक्टर से अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऊपर कुछ टर्म लिखे हुए हैं, कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बताता है डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप, क्या जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस स्टॉप के बीच की, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ग्रेडियंट और ट्रेन रेजिस्टेंस। तो याद रखिए जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होता है वो इन चारों टर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है, चारों टर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हाल ही में स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट पूछ ली गई थी। सबसे पहले स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होता क्या है, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है एनर्जी कंज्यूम्ड पर टन मास ऑफ द ट्रेन पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होती है वो बेसिकली होता क्या है, इसकी यूनिट पहले देख लीजिए आप, इसकी यूनिट जो है वॉट आवर पर टन किलोमीटर होती है, पर टन किलोमीटर होती है, ठीक है।
अब ये होता क्या है, तो याद रखिएगा जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है, इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड पर टन मास ऑफ द ट्रेन पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो एनर्जी कंज्यूम हुई है ट्रेन के पर टन मास से और ट्रेन की पर किलोमीटर लेंथ से, उस एनर्जी कंजम्पशन को हम स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कहते हैं। और इसकी यूनिट कितनी है, वाट आवर पर टन किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो वाट आवर की जगह कुछ भी हो सकता है, किलोवाट आवर हो सकता है, मेगावाट आवर हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये लोगों को बनता नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो ट्रैक्शन जो टॉपिक है उसको इग्नोर मार के जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हमसे पूछा गया है, हमें बताना है जो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी लेंथ कितनी है, L मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया A स्क्वायर मीटर है, तो बताना है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर जो इंडक्टेंस के फॉर्मेट में होती है वो कितनी होती है, 1/2 Li स्क्वायर, ठीक है। अब हमें L का फॉर्मूला पता है, जो L होता है, L का फॉर्मूला होता है म्यू A n स्क्वायर अपॉन L, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, जो L की वैल्यू है जो यहाँ पे मैंने लिखी है, इस वाली वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल मिला के 1/2 म्यू ए एन स्क्वायर अपॉन L इंटू आई स्क्वायर जूल, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जिसका जो कर्व होता है वो अप्रोक्सीमेट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का होता है रेजिस्टेंस के लिए। तो जो लीनियर रेजिस्टेंस की कैटेगरी में जो है कार्बन रेजिस्टेंस आती है। देखो दो तरीके की रेजिस्टेंस होती है, मैं आपको बता देता हूँ, एक लीनियर रेजिस्टेंस होती है, एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होती है। तो जो लीनियर रेजिस्टेंस की कैटेगरी में कार्बन फिल्म रजिस्टर भी आती है, याद रखिएगा। तो 20 का ए करेक्ट हो जाएगा। देखो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं, जो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं उस पर भी लेक्चर बनाने का जो है पूरा वो करूँगा, ठीक है ना। मैं पूरा लेक्चर तैयार करूँगा उसके ऊपर, जो भी इम्पोर्टेंट मैं आपने देखा होगा कि मैं जितने भी अभी तक लेक्चर बनाया हूँ वो एक तरीके से अपने आप में ही यूनिक हैं, जो मैंने थ्योरी लेक्चर आप लोगों के लिए बनाए हैं। MCQ तो बेसिकली हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइटिंग अरेस्ट जो लाइटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा डेंजर होता है, यानी कि जब लाइटिंग का जो फेनोमेना होता है नेचुरल लाइटिंग का, तो वो कौन सा फेनोमेना सबसे डेंजर होता है। तो याद रखिए जो ऑप्शन बी है, डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन कंडक्टर। अगर लाइन कंडक्टर पर डायरेक्टली स्ट्रोक होता है लाइटनिंग का, नेचुरल लाइटनिंग का, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है इसको, क्योंकि जो वायर का इंसुलेशन है, जो इंसुलेटर हमने यूज़ करे हैं वायर को हैंगअप करने के लिए, वो सभी फेल हो सकते हैं, उन सभी का फेलियर हो सकता है और ट्रांसफार्मर पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो इन सब के लिए हम खैर लाइटिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं, बट बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन कंडक्टर। इसके पास इससे बचने के लिए, इससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। लाइटिंग अरेस्टर हो गया, ग्राउंडिंग हो गई, अर्थिंग हो गई और अर्थ स्क्रीनिंग हो गई, बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हमें यहाँ पर 3 कैपेसिटर गिवन हैं, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के, ठीक है। और प्रत्येक का जो इंडिविजुअल ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिफरेंट है। 2 माइक्रोफैरड के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज 200 है, 5 माइक्रोफैरड के लिए 500 वोल्टेज है, 10 माइक्रोफैरड के लिए 100 वोल्टेज है। तो हमें बताना है कि जब ये कैपेसिटर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, ठीक है, और जो अप्लाई वोल्टेज है वो डायरेक्ट वोल्टेज है सर्किट के लिए, और उसको धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है, तो हमें टोटल अप्लाइड वोल्टेज बताना है ब्रेकडाउन के केस में, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं आप इस वीडियो में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने तीनों कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। सबसे पहले हम इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट निकल के कितना आ जाएगा, 0.8 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट चार्ज है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो ओवरऑल वोल्टेज यहाँ पे हमने अप्लाई किया वो कितना है, 800, तब जाके यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो Q इक्विवेलेंट है वो हमें कितना मिल गया, ओवरऑल चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई है, 640 कूलम, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमने केवल यहीं तक सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं थोड़े से साइड में। अगर हम इंडिविजुअल जो चार्ज स्टोरेज है इंडिविजुअली अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं Q1 कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 400 आएगा माइक्रो कूलम या जो भी आएगा, ठीक है। Q2 कितना आ रहा है, 2500 आ रहा है। Q3 कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल हमने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमें पता है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे कम चार्ज किसके अक्रॉस है, सबसे कम चार्ज है अक्रॉस C1 के अक्रॉस। C1 के अक्रॉस केवल 400 ही माइक्रो कूलम चार्ज ही अकेला है। तो हम केवल C1 के अक्रॉस ही, हम C1 के हिसाब से ही जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। तो C1 के अक्रॉस ही हम काम करेंगे। तो चलिए अब नीचे देखते हैं हम। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज था वो कितना था, 640 था, ठीक है। 640 की रिस्पेक्ट में हमने जब V1 की वैल्यू की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो C1 की वैल्यू हमने सीधी पुट करी और V1 की वैल्यू हमारे पास सीधी निकल के कितनी आ जाती है, V1 की वैल्यू हमारे पास सीधी निकल के आ जाती है 320 वोल्ट, जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमें बताना है डैश इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस है जो टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस है और जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यह है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बेसिकली एक नॉन लीनियर रजिस्टर में आता है और इस केस में होता क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से पॉइंट हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं गुड लाइटनिंग सिस्टम के लिए, एक अच्छे लाइटनिंग सिस्टम के लिए। तो इनमें से आप देख सकते हैं, जब हर पॉइंट को पढ़ेंगे इसमें से फर्स्ट है द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव सफिशिएंट लाइट, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड नॉट स्ट्राइक द आइज, बिल्कुल सही है, नहीं तो ग्लेयर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है द इल्यूमिनेशन सोर्स शुड हैव सुइटेबल सेट्स एंड रिफ्लेक्टर्स, बिल्कुल सही है भाई, रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करना तो बहुत कंपलसरी है। और जो फोर्थ है वो है इल्यूमिनेशन सोर्स शुड बी इंस्टॉल्ड एट द प्लेस सो एज टू गिव एन यूनिफॉर्म लाइट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारे पास ए और बी दो इनपुट हैं लॉजिक के लिए और इसमें हमें क्या बताना है, हमें रिलेशन बताना है। आउटपुट जो एक्स टर्मिनल है, ये जो आप एक्स टर्मिनल देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हम जो यहाँ पर एक्स टर्मिनल देख रहे हैं, हमें इस एक्स टर्मिनल के अक्रॉस जो है आउटपुट बताना है। तो आपको पता होगा जब हम ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट में कनेक्ट करते हैं तो ये नैंड का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये कैसे होता है इसको टेबल से समझना पड़ेगा, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ए और बी हमने क्या किया, हमने दो इनपुट ले लिए हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इसके हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अगर ए और बी, 0 का मतलब यहाँ पे ऑफ कंडीशन है, 1 का मतलब ऑन कंडीशन, अगर ये दोनों ऑफ कंडीशन में हैं तो उस केस में आउटपुट 0 रहेगा, 0 नहीं रहेगा, आउटपुट 1 रहेगा इस केस में। क्योंकि जब ये दोनों ऑफ रहेंगे तो देखो ये 5 वोल्ट का आउटपुट है, इस पॉइंट पर आसानी से पहुंच जाएगा तो 1 मिलेगा। और इनमें से अगर कोई भी ऑन रहेगा, मान के चलो जो बी वाला ट्रांजिस्टर है ये ऑन है लेकिन इसके पहले वाला ऑफ हो गया, तब भी 1 मिलेगा। मतलब कोई भी अगर एक ऑन कंडीशन में है तो हमेशा 1 मिलेगा, लेकिन अगर दोनों ही ऑन हो गए तो उस केस में यहाँ पे 0 मिलेगा। तो ये किसका टेबल हो गया, ये नैंड गेट का टेबल हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है ये नॉट गेट को शो करता है, ठीक है। तो जब नैंड गेट के साथ हम नॉट गेट लगा देंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, नैंड प्लस नॉट कितना होता है, ये होता है एंड गेट, ठीक है। एंड गेट होता है, अगर आप ऐसे ट्रक टेबल को आप ड्रॉ करके इसका आउटपुट निकालेंगे तो x बराबर ए बी निकल कर आएगा। वैसे इन दोनों पॉइंटों को याद करके ही रख लो, वही बेस्ट है। जो ट्रांजिस्टर एनालॉजी चलती है इसके लिए, लॉजिकल के लिए, वो एक अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को याद रख के चलो। देखो ये इस तरीके से जुड़ा है, अगर ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाता, दोनों ट्रांजिस्टरों का आपस में कुछ इस तरीके से हो जाता तो ये और गेट की तरह काम करने लगता। तो इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ द टू। तो याद रखिए
याद क्या रखना है तो सबको पता ही है। ऑप्शन ए करेक्ट है, कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट होती हैं जो कि कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, उनको सेपरेट किया जाता है एक इंसुलेटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। हमें बताना है कि हम निम्नलिखित में से कौन से सेंसर का यूज़ करेंगे जो लाइट की क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए। ठीक है, और विच इज़ केस्ड बाय द टारगेट क्रॉसिंग द ऑप्टिकल एक्सिस, जो कि किसी कारण से जो टारगेट है वो क्रॉस हो चुका है ऑप्टिकल एक्सिस से, यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस से निकल रही है। तो फाइनली इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए थ्रो बीम टाइप सेंसर। एक थ्रो बीम टाइप का हम सेंसर यूज़ करेंगे इस तरीके के जो लाइटिंग सिस्टम है उसमें लाइटिंग क्वांटिटी है उसको चेंज को मेज़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एडवांटेज है वो जॉइंट बॉक्स सिस्टम का सबसे अच्छा एडवांटेज है। तो याद रखिए जो बी है, जो कॉस्ट ऑफ द वायरिंग होती है सेव हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, जॉइंट बॉक्स सिस्टम में आपको कहीं से भी अगर कोई अदर कनेक्शन चाहिए तो फटाक से जॉइंट बॉक्स से कनेक्शन लेके आप कहीं भी सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। अगर जॉइंट बॉक्स सिस्टम नहीं यूज़ किया गया है तो उस केस में क्या होता है, फिर आपको जहाँ भी इनिशियल कंडीशन से हमने वायरिंग स्टार्ट करी है आपको सीधे वहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बीच में कहीं भी वायरिंग में जॉइंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो जॉइंट बॉक्स सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो जॉइंट रहते हैं उसमें हम सिल्वर की मेटल का यूज़ करते हैं, सॉरी जो कॉपर मेटल होता है उसका यूज़ करते हैं। कुछ स्ट्रिप्स वगैरह रहती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं और स्ट्रिप्स के थ्रू इसको बेंड करके नट बोल्ट से कस देते हैं। बस यही बेसिकली इसका मेन प्रोविज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। हमसे पूछा गया है, एक स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर है, ये कंसिस्ट करता है सेंट्रल कोर ऑफ डैश वायर सराउंडेड बाई ए नंबर ऑफ, यानी कि जो स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर है इसमें जो सेंट्रल कोर होती है ये किसकी बनी होती है, ये गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसके आसपास जो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है वो स्ट्रैंडेड कंडीशन में होता है, मुड़ा हुआ कंडीशन में होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकल आयरन एलॉय, जिसमें जो निकल का कंटेंट है वो कितना है, 80% तक रहता है। निकल का कंटेंट 80% तक रहता है। इसको हम म्यू मेटल भी कहते हैं, इसका नाम म्यू मेटल भी रहता है क्योंकि इसकी जो परमेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसको म्यू मेटल भी कहते हैं और इसको हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।